नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉक्टर रोहित सक्सेना जी। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी रोहित जी, अगर देखें तो 2 दशक से भी अधिक आपका मीडिया जगत का अनुभव है और इसके अलावा आप राजनीति में भी अब आप प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। आपका परिवार, आपकी परवरिश, भाषाई संस्कार और मीडिया में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा समस्त कानपुर में हुई है। मैंने सिविल की प्रिपरेशन लखनऊ से करी थी और मैंने स्नातक भी कानपुर से किया है, परास्नातक भी कानपुर से किया है, एमबीए भी कानपुर से हूँ, एलएलबी मैंने कानपुर से किया और पीएचडी मुझे वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी द्वारा, आपको पता होगा, मैंने वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी द्वारा मुझे मानद उपाधि दी गई। और मैं आपको बताऊं, मैं देश मतलब अपने जीवन काल में देश का पहले जो 20 समय 2020 लाइफ में खेला है आनंद जी। देश का पहला जो मेरा 2020 है, अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाना गया हूँ इस देश में। मैंने राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में शिरकत करी, उत्तर प्रदेश का कई बार चैंपियन रहा, मैं सेकंड रन ब्लैक बेल्ट हूँ। और वर्तमान में भी कई खेल संघों का, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीडिया कमेटी के चेयरमैन हूँ, बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट हूँ, बॉडी बिल्डिंग का प्रेसिडेंट हूँ, यूपी ओलंपिक संघ में रहा हूँ। तो मेरा पहला जो 20 साल रहा है खिलाड़ी के तौर पर रहा और मैं एक अच्छा स्तर पर रहा, तभी यूपी चैंपियन हुआ। और फिर मैं कोच हुआ ताइक्वांडो का ही, तो मैं एक सफल कोच भी कहा गया क्योंकि उस दौरान मैं आपको बताऊं, अगर यूपी से 8 लोगों की टीम सेलेक्ट हुई थी, इसमें से 5 मेरे अपने ग्राउंड के बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 3 इंडिया चैंपियन बन के लौटे थे। तो एक कोच के रूप में भी मैंने एक सफल भूमिका निभाई, मैं रेफरी भी रहा हूँ। तो वहां से फिर अचानक से मैं सिविल प्रिपरेशन करने चला गया बिकॉज मैं कायस्थ परिवार से आता हूँ, तो आपको पता है हमारे शिक्षा दीक्षा का बहुत महत्व होता है। तो मैं सिविल प्रिपरेशन करने चला गया। मैंने लखनऊ के वैद्स आईसीएस से सिविल की प्रिपरेशन करी। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुझे जाना पड़ा, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता खेलने। तो मेरी सारी वो सालों की मेहनत और वो अचीवमेंट सारे धरे रह गए और मैं इस नेशनल खेलने चला गया बिकॉज वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने के लिए, इस्तांबुल जाने के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन था। तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए भी मिलेगा, मैं वो खेलने चला गया। और असौभाग्य से उस समय मेरे नी में प्रॉब्लम हो गई, तो मैं नहीं जा पाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए लाइफ, बिकॉज स्टडी का एक वे होता है, एक वेव होती है, वो वेव अगर टूटती है तो बहुत, और सिविल ऐसी प्रिपरेशन बहुत आसान प्रिपरेशन नहीं होती है, बहुत दिमाग, बहुत लगन, बहुत निष्ठा चाहिए होती है। और मैं अपने भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। तो मैंने आपको बताऊं, 1500 रुपए से एक होम लोन के डीएसए से नौकरी शुरू करी। मैंने इस्तेहार देखा, आवश्यकता है करके, तो मैं वहाँ होम लोन के डीएसए बनने गया। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अकाउंट्स बहुत अच्छे, आप सीपीए बनिए, आप जो कैलकुलेशन करते हैं, आप बजाय लोन बेचने के आप फाइलों को कंप्यूटेशन करने का काम करिए, बिकॉज आपकी अकाउंट्स और मैथ्स बहुत अच्छी है। तो मैं वो करता रहा और उसके बाद में भारतीय टेलीकॉम चला गया एज अ मैनेजर ऑपरेशंस बन के। झांसी में मैंने भारतीय टेलीकॉम को लॉन्च किया है, आप कह सकते हैं। आई वाज द ऑपरेशन मैनेजर हु लॉन्च्ड भारती इन झांसी। उस समय हम नए प्लेयर थे वहां मेरी मुलाकात हुई थी दैनिक जागरण के एक जनरल मैनेजर हुआ करते थे, मनीष गुप्ता जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कभी कानपुर आना हो तो मुलाकात कर। तो एक्चुअली वहां मैं सेल्स के बंदों को सपोर्ट करने गया था, वो हमारा अकाउंट चर्न हो रहा था। तो सेल्स के हमारे बंदे ने कहा कि सर, अगर आप चलोगे तो हमारा अकाउंट चर्न नहीं होगा, मेरी नौकरी बची रहेगी, और आप अच्छा बात बोल लेते हो, अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हो, तो आप हमारे साथ चलिए। तो मैं अकाउंट एक्चुअली उसका बचाने गया था, जहां मेरी फॉर्चुनेटली मुलाकात उनसे हो गई। उनका कार्ड लिया, रख लिया, कभी सोचा नहीं था कि कानपुर कब आऊंगा। और अचानक से 3 महीने बाद मेरा कानपुर तबादला हो जाता है। मैं जो कानपुर इनका रीजनल ऑफिस था उसमें आ जाता हूँ ट्रांसफर होकर के। तो एक दिन मैं अपने जेड सीएसएम से बोलता हूँ, जो जोनल सर्विस के हेड थे इस सर्किल के। मैंने उनसे कहा कि सर, जागरण को हम लोगों ने वहां अकाउंट दिया है, तो यहाँ का अगर कोई टीएसएम मेरे साथ जाना चाहे तो मैं एक जीएम को जानता हूँ उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया भी था शायद। तो चूंकि मैंने वो अकाउंट रिटेन कर लिया वहां पर,
तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे वैल्यू देंगे, तो मैं उनके पास मिलने चला गया केएसएम करके। और ही वाज सिटिंग लाइक दिस, वो कुछ लैपटॉप पे कर रहे थे, मुझे याद है डेल का वो मोटा वाला लैपटॉप उस समय हुआ करता था, वो ही वाज डूइंग समथिंग ऑन दैट। और मैंने बस पीछे से कहा सर नमस्कार, तो घूमने के साथ ही उनकी आवाज निकली, बायोडाटा लाए हो? तो मुझे लगा शायद ये पहचान नहीं पाए, किसी और को मुझे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं, मैं रोहित सक्सेना आपसे जहाँ से। बोला मैंने आवाज से पहचान लिया, तभी पूछ रहा हूँ बायोडाटा लाए हो? तो मैंने कहा नहीं सर मैं बायोडाटा तो नहीं लाया, तो मुझे तो मैं नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। तो बोले अच्छा नेट पे है? मैंने कहा हाँ सर है। तो इट वाज समथिंग हैपनिंग व्हिच वाज आउट ऑफ माइंड, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या। तो मैंने अपनी रेडिफ की आईडी से उनको डाउनलोड करके दिया, वो अंदर गए जागरण के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय में शैलेश गुप्ता जी के पास, और उनसे जाकर उन्होंने डिस्कशन किया और मुझे आके बोले मुबारक हो तुमने, नाउ यू आर पार्ट ऑफ दैनिक जागरण। मैंने सर मैं दैनिक जागरण, मैं तो मेरा कोई सरोकार ही नहीं, मैं कैसे कैसे करूंगा। और मैंने सोचा भी नहीं कभी, मैं मेरी मतलब ये होता ना आप सोचे लाइफ में कि आप मीडिया में जाएंगे कुछ करेंगे, तो मैंने सोचा ही नहीं मीडिया। तो और मीडिया का एम, माय एग्जैक्ट वर्ड वाज कि मुझे मीडिया का एम भी नहीं पता है। तो उन्होंने मुझसे उस समय ये कहा था कि तुम्हें आज मीडिया का एम नहीं पता है, लेकिन मीडिया में तुम जो कर जाओगे वो दूसरों के लिए मील का पत्थर हो। तो मुझे लगा ये शायद मुझे रखने के लिए बात कर रहे हैं, और ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि मैं तो अपने बारे में जानता ही था कि मुझे मीडिया के बारे में पता ही नहीं। मैंने 1 साल दैनिक जागरण में काम किया, और आपको बताऊं उस साल मेरे 5 अचीवमेंट थे। उस साल उस पर्टिकुलर ईयर में मेरे 5 अचीवमेंट्स। एंड यू विल नॉट बिलीव, दैनिक जागरण के उस साल के 3 अचीवमेंट जो काउंट हुए वो तीनों मेरे। जो एनुअल अवार्ड फंक्शन होता है इनका, उसमें 3 अचीवमेंट ऑफ द ईयर गिने गए थे कानपुर ब्रांच का उनका, एंड दैट वाज माइन, ऑल 3 वर माइन। तो फिर मुझे लगा एक टीवी की तरफ कुछ जो है जाया जाए, कुछ किया जाए। 1 साल में मुझे, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं हर चीज हर बार कुछ ना कुछ सोचता हूँ, आगे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस पे ही चलता रहता है। तो मैं फिर सहारा समय गया, उस समय सहारा समय वाज अ बिग ब्रांड। तो वहां से गया, नोएडा का ऑफिस है जो सेक्टर इनका, आई थिंक 7 में 4 में ऑफिस है। तो मैं वहां मिलने गया और इमीडिएटली दे हायर्ड मी कि आइए आपको रख लेते हैं। और मुझे भी लगा अचानक से कि यार तो आया और रख लिया गया, ये कैसे, मतलब क्या है। अच्छा आपको बड़ा मजे की बात बताऊं आनंद, उस समय जब मैंने दैनिक जागरण ज्वाइन किया था, मेरे इतने साथी बराती संगत दोस्त वाले, क्योंकि उस समय टीवी वाज यूएफओ सॉर्ट ऑफ थिंग। टीवी कल्पना के लोगों के परे था। टीवी यार 2000 में आप सोचिए ना, 2000 में टीवी क्या मतलब होता था कि यार टीवी में, तो हमसे लोगों ने कहा प्रोफेशनली यू हैव कमिटेड सुसाइड। तो मैंने कहा यार अब जो भी है अब तो आ गया। और आप बिलीव करो, जब मैं कार्ड भेजता था अपना और लोगों को मिलने जाता था, लोग लिटरली आप टीवी से आए, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन देते थे। टीवी में तो बड़ा, मतलब ऐसे मुझे लगता था यार मैं कहाँ आ गया, ये क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो लोग टीवी सुन के भाई साहब ऐसे करने लगते हैं जैसे मैं कोई मतलब मंगल ग्रह से आया प्राणी लग रहा हूँ उनको। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बट फिर भी मुझे लगा यार मौका अच्छा है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। और आप आनंद बिलीव करिए, जो मैंने एक टीवी की शुरुआत करी, मैंने टीवी को पहला इवेंट दिया मिस फ्रेशर्स ऑफ यूपी। मुझे लगा ऐसा ऐसा किया जाए। उस समय टीवी का इवेंट कुछ नाम की चीज ही नहीं होती, मतलब जब व्हेन आई पुट दिस प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ माय मैनेजमेंट, आई वांट टू डू एनी इवेंट ऑन टेलीविजन, तो दे वर आल्सो सरप्राइज्ड, ये क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या होता है। मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बोले अच्छा कर सकते हैं तो करके दिखाइए। तो हम लोगों ने मिस फ्रेशर्स ऑफ यूपी किया। दैट वाज द फर्स्ट इवेंट इन टेलीविजन, रीजनल टेलीविजन, जो इस तरह से हुआ था। उसके बाद मैं एनडीटीवी चला गया, क्योंकि मुझे ये लोग 2.5 साल के बाद यहाँ से प्रमोट करके जो कॉर्पोरेट ग्रुप हेड का पार्ट बना, कॉर्पोरेट टीम का पार्ट बना करके, ग्रुप हेड बना करके मुझे लेके गए सहारा वाले नोएडा में 6 महीने। वहां सुमित राय जी ने मुझे बुलाया था, मैं वहां गया। उसके बाद मैं एनडीटीवी चला गया। एनडीटीवी में मैंने इनिशियली हरियाणा ज्वाइन किया, देन विद इन 3 मंथ्स उन्होंने मुझे जो है उसका यूपी का हेड बना के दिया कि आप एनडीटीवी
यूपी में एक्सप्लोर करी। तो बीएसपी की गवर्नमेंट भी आई रिमेम्बर, और चूंकि आई वाज हैविंग द बैकग्राउंड फ्रॉम द मार्केटिंग ओनली, तो मैंने टीवी में उस समय वो काम कर डाले कि लोग मतलब सोचते थे हो कैसे सर। अच्छा, मेरे लिए क्या था, कोई आपके पास सेट पैटर्न तो है नहीं, कोई रोड तो बनी नहीं है कि यहीं से जाना है, देयर वाज नो रोड, आप जहां से पहुंच जाओ वो आपकी सड़क। तो ये आप कह सकते हो कि उस समय पैटर्न ना होना वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। भाई कोई पैटर्न नहीं था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई आपके आगे ऐसा नहीं था कि ये ऐसे ही चल के जाना, आपने जो सेट तक कर दिया वो पैरामीटर हो गया। तो मैं उसमें आ गया, और मुझे याद है उस समय जी न्यूज का ऑफिस होता था साउथ एक्स में, तो उसके जो हेड थे अमित त्रिपाठी जी, उनका मुझे कॉल आया था, एंड लकीली आई वाज एट गुड़गांव ऑन दैट डे। आई वाज कॉल्ड बाय मिस्टर राजनायक फॉर सम that explanation for UP, they were planning something new। तो मैं वहां पहुंचा था, तो अमित त्रिपाठी जी का कॉल आ गया कि अब मुझे तुमसे मिलना है। तो मैं तो गुड़गांव में हूँ। तो बोले अच्छा गुड़गांव से आ जा। मैंने गुड़गांव से, उस समय गुड़गांव से नोएडा मतलब दिल्ली साउथ एक्स आना वो नहीं, तब आ चुका था। मैं अमित त्रिपाठी जी पहले वहां मिल चुका था साउथ एक्स में, तब ऑफिस इनका जी का यहाँ आ चुका है, प्रिंसिपल में शिफ्ट हो चुका। तो मैंने कहा तो साउथ एक्स वाले ऑफिस में आना होगा। तो बोले नहीं आप हम नोएडा। तो मैं नोएडा गुड़गांव से आना वो इज नॉट इजी टास्क। बोले अच्छा आजा, मतलब मैं वेट करता हूँ। मैं गया और रख लिया गया। दे वर लॉन्चिंग द यूपी चैनल, और मुझे बोले कि आप यूपी हेड करोगे ग्रुप को और आप जाओ देखो। और आपको और एक बात बताऊं, अमित त्रिपाठी से कई लाइफ में आपके हीरोज होते हैं जिनको आप देख रहे होते हो, जिनको आप सोच रहे होते हो कि यार ये ऐसा होना चाहिए। तो अमित त्रिपाठी जी वाज अ पर्सन हु वाज माय हीरो इन टेलीविजन, जिनको मैं सुना करता था कि क्या अमित त्रिपाठी जी ने ये किया, अमित त्रिपाठी ये सहारा से गए, ऐसा किया वैसे। तो वो मेरे लिए मतलब हीरोइक इमेज थी उनकी। तो और उनका कॉल मुझे बुला लेना, तो मतलब आप समझ सकते हो फिर आप कि आपका हीरो आपको बुलाया, आपको मिलना है, तो फिर तो आप सर्वस्व करके जाओगे। और फिर मैं गया और मैं रख ली, और जी यूपी लॉन्च हुआ। वाज पार्ट ऑफ जी यूपी टीम जिसने लॉन्च किया। जी न्यूज में इतने कीर्तिमान हम लोगों ने कर डाले जो शायद मुझे लगता है आज किसी भी रीजनल चैनल के लिए कर पाना संभव नहीं है। हम लोगों ने बिजनेस में, मतलब आई वाज द पर्सन जिसने पहला बिजनेसमैन अवार्ड कराया किसी रीजनल चैनल, जी उद्यमी सम्मान। मैंने जब ये बात प्रपोजल रखा, अपने सीईओ वाज वरुण दास उस समय, तो वी वर इन द मीटिंग, और मैंने वरुण के सामने ये बात, अमित जी भी थे, और वहां बात रखी। माय इमीडिएट बॉस वाज संजीव एंड गौरव साहब। तो मैंने बात रखी कि ये हो, तो मुझे बोला वरुण जी ने कि आप कर पाओगे। मैंने कहा सर कर पाऊंगा। बोले कितने समय में कर पाओगे? तो मैंने बताया कि मैं ऑलमोस्ट इतना समय लूंगा, कर लूंगा। तो बोले ठीक है जाइए कर लीजिए। और आप बिलीव करो, जी उद्यमी सम्मान का पहला क्लाइंट मैं कितने बजे साइन किया होगा आप इमेजिन करो, रात में 1 बजे। और 1:30 बजे आई टेक्स्ट टू माय बॉस कि वी हैव गॉट द प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर जी उद्यमी सम्मान, एक्सेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इज स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट। एक्सेस कॉलेज है कानपुर का एक, उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था। मिस्टर राज कुशवाहा इज द चेयरमैन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव कॉलेज, और इज अ बिग शॉट। और अब तो मेरी चलिए उनसे बहुत अच्छी मित्रता हो गई। उस समय उनसे मिल पाना अपने आप में बहुत बड़ा। अच्छा, ही इज द टीचर ऑफ आईआईटीएम्स, तो आईआईटी की तैयारी कराते, तो ये लोग रात में ही जाते थे। अब मुझे उन्होंने बोला रात में 1 बजे आ जाओ। अब यार मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठने वाला आदमी, मैं खिलाड़ी था, आज भी मेरी दिनचर्या ऐसे ही है, मैं जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। और मैंने कहा यार रात में 1 बजे, मैंने लेकिन अब एक प्रॉस्पेक्ट था, एक होप थी कि यार अगर हो गया तो हो जाए। तो मैंने ठीक करते हैं, हमने पहला जी उद्यमी सम्मान कराया कानपुर के ओरिएंट रिसोर्ट। आई एम शेयरिंग वेरी गुड थिंग विद यू। मिस्टर राज कुशवाहा उस इवेंट से इतना खुश हुए कि उन्होंने उस इवेंट को उसी समय, उसी इवेंट के दिन 5 साल की स्पॉन्सरशिप करी।
क्या बात। कि इस इवेंट को अब नहीं कराऊंगा अगले 5 साल तक। तो ये एक अचीवमेंट था। फिर मुझे लगा यार ये तो हो गया, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत शांत बैठने वाला आदमी हूँ नहीं, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता। तो मैंने यार ये तो हो गया, अब क्या करें। तो हम लोगों ने अवध सम्मान डाला, अनसंग हीरोज जिनको कोई नहीं जानता, उनको अवार्ड दिला डाला मुख्यमंत्री से। फिर मुझे कहा आप क्या करेंगे। फिर हमने सिटी समिट इन एंटायर जी नेटवर्क, आई वाज द ओनली पर्सन जिसने सिटी समिट कराया। सिटी समिट वाज द फॉर्मेट कि उस शहर के सारे व्यापारी, सारे अधिकारी, सारी जनता, जो उस शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, वो आएंगे, अपनी समस्या रखेंगे गवर्नमेंट मशीनरी के सामने, और उसको हम परस्यू करेंगे गवर्नमेंट को कि ये समस्या कैसे इस शहर की सॉल्व होगी। आई वाज द ओनली पर्सन जिसने इसको करा पाया, पूरे ग्रुप में कोई नहीं करा। फिर हमने रियल एस्टेट पे, मतलब फिर तो होता है क्या ना, वंस यू मतलब यू कम टू नो कि हाउ टू प्ले द बॉल, तो फिर आप बॉल कहीं भी दो, पिच अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको खेलना कैसा है, यू नो इट। मेरे बहुत लंबे लंबे शॉट, बहुत लंबे लंबे शॉट। फिर मुझे लगा यार पहले 20 साल तो मैंने कर लिया काम, पहले 20 साल मीडिया में कर लिया काम, अब सीईओ ही हो सकता हूँ, चेयरमैन ही हो सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। भाई मैं एक चैनल ऑन करने लग गया था, आई वाज द एमडी ऑफ द रेस्पेक्टिव चैनल। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं यार, कुछ नया करें। वो नए की खोज में मैं बहुत ज्यादा निकलता हूँ। तो मुझे लगा यार अब राजनीति बची, तो राजनीति करें। तो मैं राजनीति में, और पहला ब्रेक मुझे आम आदमी पार्टी में मिला। तो आप लोग सब देखते ही थे कैसे मैं डिबेट्स करता था। तो इस पार्टी ने थोड़ा मेरी वैल्यू समझ करके मुझे एक सम्मानजनक पद दिया, बुला लिया, और अब कोशिश है कि राजनीति में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करूं। मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा यहाँ पे आनंद, और बहुत कैटेगरी, मैं राजनीति में चुनाव लड़ने नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं संगठन के लिए काम करने आया, मैं चाहता हूं लोगों के काम मेरे द्वारा। देखिए मुझे कोई अब पावर फैक्टर की आवश्यकता तो है, मीडिया में जिस लेवल पे रह के आया, जिस पावर को देख करके आया, उसके आगे तो सभी नतमस्तक। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली आम इंसान की तरह काम, आम इंसान के काम आना चाहता हूँ। आम लोग जो कहते हैं ना कि राजनीति में हमारे काम नहीं होते, या लोग सत्ता में बैठ जाते हैं फिर सुनते नहीं है, मैं उनकी सुनने आया। मेरा यही एजेंडा है, मैं यहाँ रह करके कम से कम ऐसा काम तो कर ही दूं कि लोग ये सोचने लग जाएं कि नहीं, ये व्यक्ति जो आया है इसने जनता के लिए काम किया, लोगों के लिए काम, आम इंसान। और मैंने एलएलबी भी इसीलिए किया, आपको बता, मैंने एलएलबी मेरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं एक व्यक्ति से मिला, ऐसी बात हो रही थी, उसने भैया वो तो मतलब वो वाज वेरी मतलब काइंड ऑफ, तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। बोले भैया पुलिस रास्ते से पकड़ ले गई थी और जेल में बंद कर दिया, हम 2 साल जेल रहे, मेरे घर वालों को नहीं पता। तुमने कहा तुम क्यों नहीं, तुमने केस लड़ते। बोले भैया जब घर वालों को पता ही नहीं, केस कौन लड़ते, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से देते। तो हमने कहा आपके पास अधिकार था, आप वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेते, सरकार आपको ये सुविधा देती। बोले भैया हमें सब पता था। मुझे लगा यस, लोगों को लैक ऑफ एजुकेशन भी है कि उनके पास ये अधिकार संविधान ने उनको दे रखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए, इन गरीबों के लिए मुझे फाइट करनी चाहिए। और मैं मतलब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मैं इनसे 4 आने नहीं लूंगा कभी एज मैं इनके केस फ्री लड़ा करूंगा, इनको घर पहुंचाया करूंगा, और हो सकता है उनकी दुआओं में जो असर है वो किसी पैसे में असर ना हो, वो उसका थोड़ा मतलब मैं चाहता हूँ वो अर्निंग ज्यादा कर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैंने भी कई जगह लिखा है कि पैसे खर्च हो जाते हैं, कोशिश करो तुम्हारी का मैं लोगों के काम आना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको पता है मुझे अवार्ड भी दिए गए। मोस्ट प्रॉमिसिंग पर्सनालिटी एशिया से चुना गया, फिर यंग अचीवर चुना गया। तो ये सारा सफर रहा अभी तक। जी, मैं रोहित जी एक बात आपसे समझना चाह रहा था कि मीडिया में अगर देखें तो एक साधारण मीडिया कर्मी से लेकर के आपने सीईओ तक का सफर तय किया है, और जैसा कि आपने कहा कि आप एक ने 1500 रुपए से आपने शुरुआत की थी और आपको यंग अचीवर्स अवार्ड मिला। तो आपको लगता है कि जब एक साधारण मनुष्य एक छोटी सी जगह से बहुत ऊंची जगह पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अहंकार की भावना भी आती है,
एक अहम भी आ जाता है। तो कई बार आपको जीवन में ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, और अगर हावी हो रही हैं तो इनसे निजात पाने के लिए आप क्या करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं दो चीजों को अलग अलग गिनता हूँ। एक तो आपका एटीट्यूड और एक एरोगेंस। एटीट्यूड आप जब मेहनत करके जो कमाते हैं, ये वो होता है। और एरोगेंस होता है जो लोगों के, मतलब आपके लिए बेकार है, लोगों के लिए बेकार है। और आपको ये डिसाइड करना है, आपको एटीट्यूड कैरी करना है या एरोगेंस कैरी करना है। एरोगेंस में से जैसे आज ही मैंने एक पोस्ट डाली है, मेरे एक बहुत पुराने साथी व्हेन आई वाज रोहित द जी। सीईओ ऑफ, रोहित, हाँ। हाँ हाँ, तो रोहित वाज हेडिंग आउटपुट डिपार्टमेंट। आज उससे मिला मैं, और मुझ मुलाकात को देख सकते हैं हमने कैसे किया, किस तरह से हम मिले एक दूसरे से। तो और मैं आपको बताऊं, जब मैं चूंकि मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी रेलवे एम्प्लॉयज थे, साधारण रेलवे एम्प्लॉय थे, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े अधिकारी कोई हुआ करते थे, बहुत साधारण थे। तो आनंद जी, मेरी दोस्ती जब मैं 4 रुपए 60 पैसे वाले स्कूल में पढ़ता था, जिनसे तब थी, उनसे आज भी। यदि आज भी मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं कि मैं इस समस्या में हूँ या मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो मेरे दोस्तों से आप कभी पूछ सकते हैं, मैं उनसे वैसा ही मिलता हूँ। जो चप्पल की दुकान लगाते थे, उनके यहाँ जाता था मैं, कुछ स्टूल खींच के बैठ जाता था। जिनके गैरेज थे, उनके यहाँ तो स्टूल भी नहीं होता था, टूटा फूटा सा वैसे सीमेंट का बना हुआ होता था, उसी पे बैठ जाता था। आज भी बैठा तो उनके यहाँ वैसे ही बैठ जाता हूँ। समस्या सिर्फ मुझे क्या आती, जो आपने सवाल आप, समस्या सिर्फ मुझे तब आती जब मुझे कि मेरे कोई अहम को ललकारता है, तो मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा मुझे, मैं आई फील अनकंफर्टेबल। अदरवाइज आप अगर ट्विटर पे आप देखते होंगे, बहुत साधारण सा कोई आदमी, जिसके एक फॉलोवर भी नहीं होंगे, उसने अगर मुझे ट्वीट किया होगा, मैसेज किया होगा, डीएम किया होगा कि सर आप मुझे फॉलो बैक कर लीजिए, तो आप देखिए मैं ऐसे लोगों को भी फॉलो। जी हाँ, तो दरअसल रोहित जी, ये समस्या है। मैं आपको बताऊं कि मीडिया में आज एक ऐसा समय हम देख रहे हैं जहां कोई व्यक्ति, अगर एडिटर इन चीफ तो बहुत दूर की बात है, अगर वो आउटपुट हेड, इनपुट हेड भी हो जाता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करता है। और आप जिस सहजता से मुझसे बात कर रहे हैं, जिस सरलता से आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपको देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप सीईओ जैसे दायित्व का निर्वहन किया है। आप बिलीव करो, मैं अपने, जो हमारे एक साथी थे, किसी भी चैनल के रहे हो, अगर वह इंटर्न भी होते थे, मैं उनके साथ उनकी मेज पे बैठ कर उनसे कॉफी पीता था, बिकॉज मैं आया तो वहीं से हूँ, दैट इज माई रूट। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो भी वहीं से हैं। और मैं आपको एन नंबर ऑफ नाम गिना सकता हूँ जो लीजेंड बन गए, और अंत समय आते आते उनका क्या हश्र हुआ आप देख सकते हैं। तो यू विल पे हियर ओनली। जो लोग कहते हैं ना ऊपर जाके हिसाब होगा, ऊपर ऊपर कहीं हिसाब, भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि पहले आपके कर्म कांड यहाँ देखे फिर ऊपर बोला, वो यही निपटा के खत्म करता है, वो वहां तक का टाइम नहीं देता। तो जो आप सोचिए कि मैं, मतलब अभी जैसे वहीं गया था, तो 2-3 लोग मुझे मिल गए कि भैया मैं आपको जानता हूँ। कैसे जानते? तो कह रहे आप जहाँ रहते थे, मैं रेलवे कॉलोनी में रहता था, बोले वहां रहते थे, हम आपको जानते थे, आप साइकिल से चलते थे। मेरे पिताजी मुझे 300 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल लेके दी थी व्हेन आई क्वालिफाइड द हाई स्कूल। सो एंड आई वाज द ओनली पर्सन इन एंटायर सोसाइटी दैट ईयर जिसने हाई स्कूल क्वालिफाई किया। मेरी 3 नंबर से फर्स्ट क्लास होती थी, यूपी बोर्ड से था मैं, आई वाज द ओनली पर्सन। मेरे पिताजी ने कहा मेरे पास मेरी यही हैसियत है, 300 रुपए की साइकिल, उन दूध वाले मौसिया आते थे, उनको हम लोग मौसिया मौसिया कहते थे, उनसे लेकर के मुझे 100 ग्राम पेंट का डब्बा और एक ब्रश दिया था कि मेरी यही हैसियत है, अगर चलाना हो तो इससे काम करना। क्योंकि होता क्या था, मेरी जर्नी सुबह 5 बजे शुरू हुई। मैं उठ करके पहले दौड़ने जाता था, ताइक्वांडो सीखने जाता था, फिर वहां से स्कूल जाता था, वो भी दूर था, फिर वहां से मैं ट्यूशन, मतलब पढ़ने जाता था, फिर वहां से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, जिससे मैं वहां से अर्न करके अपने 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 खर्चे, अपनी पढ़ाई उठा सकूं। उसके बाद फिर शाम को ताइक्वांडो जाता था, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाते हुए आता था। तो एक लंबा सफर मुझे तय करना होता था। तो आप बिलीव करिए आनंद भाई कि मेरे पास आज महादेव के आशीर्वाद से फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मुझे इतने सुख की अनुभूति अब नहीं होती जितनी तब हुई। मुझे लगता था वो मेरे लिए हायाबूसा है, वो साइकिल मेरे लिए हायाबूसा लगती है। यार ये मेरे सफर को आसान कर देती है, मुझे ये 50-60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि मैं साइकिल। और आप बिलीव करिए जितना मैंने साइकिल चलाई है अपनी लाइफ में, इतनी मैंने कार भी नहीं चलाई आज तक।
जी जी। रोहित जी, जैसा कि आपने बताया कि खेल आपके जीवन का सबसे पहला प्यार है। आपने कहा जी। कि भाई शुरुआती 20 साल तो मैंने खेलों को ही दिए। अगर भारत देश की बात करें तो खेलों में यहाँ अथाह संभावनाएं हैं। भारत एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है और इतनी प्रतिभाएं इस देश में हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रमंडल खेल देख लें, कॉमनवेल्थ गेम देख लें, एशियाई गेम्स देखें या ओलंपिक देखें, पता नहीं क्यों भारत पिछड़ जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो भारत योजना के माध्यम से काम हुआ है। तो इस दिशा में आपकी क्या भविष्य में आपकी क्या कोशिशें रहेंगी? अब चूंकि आप संगठन में भी आ गए हैं, तो क्या कोशिशें आपकी रहेंगी कि भारत से भी एक ऐसे खिलाड़ी निकल सकें जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला करके देश का नाम रोशन करें? मैं आपको बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ, बिकॉज मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ। समस्या इस देश की क्या है? ये सरकार तो चलिए फिर भी थोड़ा बहुत उस लेवल पे आ गई कि आज खिलाड़ियों को थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंस मिलने लगी। मैं पहले की सरकारों की बात करूं, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करूं, तो खेल विभाग सबसे इनके लिए मतलब कह सकते हैं ना, सबसे आखिरी प्राथमिकता का विभाग होता है इनके लिए। वहां ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया होता है, इसने खेल के नाम पे शायद एक आध बार कुश्ती लड़ी, शायद, वो भी फॉर श्योर नहीं है। खेल के नाम पे शायद उसने एक आध बार कुश्ती लड़ी होती है। मुझे याद है, व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ यूपी ताइक्वांडो, मैं पहली बार जब इलेक्ट हुआ था, मैं खेल मंत्री से मिला। मैंने कहा यार खेलों को आगे बढ़ाना, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको बताता हूँ, देश को आज तक केवल उस जवाब ने मारा है, खिलाड़ियों को उस जवाब में। उन्होंने कहा हम खेलों को कोटा देते तो है भाई साहब, पुलिस में भी कोटा है, भर्तियों में भी कोटा है, देते तो है। अब आप समझिए कोटे का मतलब क्या होता है, क्यों इस देश में खेलों की और खिलाड़ियों की व्यवस्था बहुत खराब है। रीजन उसका क्या है? सपोज मैं रोहित सक्सेना एक अच्छा चमकता हुआ सितारा, एक अच्छा खिलाड़ी हूं, मैंने राष्ट्रीय स्तर पे खूब पदक जीते हैं, ठीक। मुझे सरकार ने कहा ऐसा करिए, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जीते हैं, ये खिलाड़ी का एक ही टारगेट होता है, मुझे नौकरी मिले। नौकरी में बस। अब मैं जाता हूँ, यूपी पुलिस की भर्ती होती है कि भाई साहब मैं खिलाड़ी हूँ, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता हूँ, मुझे उन्होंने आरक्षण के तहत ले लिया कि भैया आपको इतना कोटा है, आप उस कोटे से आ जाइए। अब मैं ताइक्वांडो का खिलाड़ी हूँ, यूपी पुलिस गया भर्ती होने, वहां ताइक्वांडो तो है नहीं। तो वो आदमी जो 8 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करता था, अब वो 15 घंटे नौकरी बजा रहा है। दोहरा नुकसान। एक तो मेरा खिलाड़ी गया, मतलब मैं गया, दूसरा खेल को नुकसान हुआ कि मेडल आना बंद। तो ये मानसिकता सरकार को हटानी पड़ेगी, वो किसी की भी सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, पिछली सरकार हो। खेलों को कोटे में मत लाइए, आप खेलों को विभाग में इंट्रोड्यूस करें। ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, अच्छा क्रिकेट इतना हावी रहा है हमारे यहाँ कि दूसरे खेलों को तरजीह नहीं मिल पाती। बिल्कुल, ये एक और विकट समस्या है, जबकि क्रिकेट इज नॉन ओलंपिक गेम। समस्या यही है कि कहीं आप देखिए कबड्डी हो रही, कबड्डी खिलाड़ी कोई नहीं जाने, क्रिकेट के खिलाड़ी वो सबको ही जानेंगे। कहीं कबड्डी आपका निकलिएगा, कहीं मोहल्ले के बच्चे कबड्डी खेल रहे होंगे, एक आदमी खड़ा होकर नहीं देख रहा होगा, लेकिन वहीं कोई लोकल लेवल पे टूर्नामेंट होगा, बस पूरा मोहल्ला घेर के देखेगा। ये एक विकट समस्या है। सरकार को क्या करना होगा, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जिन भी खेलों को में हमारी संभावना है, जैसे कुश्ती में है, ताइक्वांडो में आपको बताऊं, ताइक्वांडो में जब कोरोना काल से पहले सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पदक 118 पदक ताइक्वांडो ने एक साल में दिए, अंतरराष्ट्रीय पदक देश को। संभावनाएं हैं। अभी आप देखिए पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो की बच्ची पदक जीत करके है जी। तो संभावना है। इन खेलों को क्या करिए आप, जो भी आपके सरकारी विभाग उनमें इंट्रोड्यूस करा दीजिए। जिले लेवल से मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कानपुर नगर निगम है, केडीए है, ठीक, आपका यूपी पुलिस की यहाँ यूनिट है। आप क्या करिए, जो बच्चे नेशनल स्टेट इस लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें, उनकी लोकल एक टीम बना दीजिए कि भाई ये लोग नगर निगम से खेलेंगे, ये लोग केडीए से खेलेंगे, ये लोग कानपुर पुलिस से खेलेंगे जब स्टेट को, और वहां जो बच्चे जीतेंगे वो स्टेट जाएंगे, वो इंटरनेशनल जाएंगे, वो वर्ल्ड कप, समझ रहे हैं? तो ये करना होगा जी। ये चीजें ये दूर नहीं होगी, तब तक खेलों का मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा। हम लोग ये केवल सोचते हैं खिलाड़ी खेलता ही इसीलिए कि उसको नौकरी चाहिए, और नौकरी मिलते ही छूट जाता है क्योंकि आपके यहाँ खेल नहीं होता है। अब बताइए, जब खिलाड़ी को नौकरी मिल गई,
मैं दरोगा बन गया, मैं सरकारी कर्मचारी बन गया, तो अब मैं बाबूगिरी करूंगा, खेलूंगा। हाँ, अगर मुझे ये कहेगी सरकार कि आपको रखा इसलिए है कि हर साल आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, आपका प्रमोशन होगा, वरना अगला लड़का अंदर आएगा, जो आपको पीट के आएगा वो अगला। इससे खिलाड़ी में कंपटीशन है, इससे बिल्कुल खेल बढ़ेंगे। सौभाग्य की बात यह है, अभी चूंकि पत्र आया नहीं है, उत्तर प्रदेश में खेल प्रकोष्ठ की ही जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दी है। वो लेटर आएगा तो मैं सार्वजनिक करूंगा। बिल्कुल। जी बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी पीड़ा और आपका जो दर्द है उससे मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। साल 2018 में एक फिल्म आई थी मुक्काबाज, और उस फिल्म में जिम्मी शेरगिल का एक बहुत अच्छा डायलॉग था रोहित जी। उन्होंने कहा था कि मुक्केबाजी पे फिल्म बनाओ तो 40 करोड़ कमाती है, लेकिन मुक्केबाजी का टूर्नामेंट कराओ तो 40 लोग भी देखने नहीं आते। एकदम सही, एकदम सच है। जी आप सोचिए ना कि कितना कितना दिक्कत होती है खिलाड़ियों को। मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेला हूँ। मैं आपको बताऊं, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने संगठन में आकर के मजबूत किया है संस्थाओं को, वरना स्थिति ये होती थी आनंद जी, जो दरी हम लोग बिछाते थे ना, स्कूल हम लोग को मिलते थे सोने के लिए, उसमें दरी बिछा दी जाती थी कि पूरी टीम हो, कभी कभी तो पूरे मतलब पूरे राज्य जो स्टेट की टीम है, इस हॉल में 5 जिलों की टीम रुकेगी। ये तो बहुत कम होता था कि हम लोग को एक कमरा पूरा मिल जाता, एक जिले का एक कमरा, एक लड़के का नहीं, एक जिले का एक कमरा। फिर जो दरी हम लोग बिछाए होते थे, अगर ठंड होती थी तो आप विश्वास करिए आनंद जी, हम लोग वही ओढ़ते थे। और जब खाना होता था तो आलू की सब्जी और पूड़ी मिलती थी, और आलू की सब्जी में आलू ढूंढे नहीं मिलता। ये स्थिति होती थी। नहीं, अब हम उम्मीद करते हैं कि योगी जी हैं, मोदी जी हैं, और भगवान करे आपको भी एक ऐसी जिम्मेदारी मिले जो कम से कम उत्तर प्रदेश खेलों के मामले में अग्रणी हो, आगे बढ़े। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, आपकी जीवन यात्रा पर आपने हमसे चर्चा की। मैं समाचार 4 मीडिया की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।